एक आदमी अपनी पत्नी का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता जहां पर वह अक्सर काम किया करती थी। जैसे ही पति उसमें प्रवेश करता है, एक कपड़े की दुकान होती है, तो पत्नी घबरा जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये आखिरकार यहाँ पर कैसे पहुंच गया। और इसी बीच में जो पति पूछता है कि तुम तो कहती थी कि तुम फैक्ट्री में काम करती हो, लेकिन यह तो एक कपड़े की दुकान है। लेकिन जैसे ही पत्नी ने यह बात सुनी, पत्नी कहती है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम बस शांत रहो, शोर मत मचाओ। जैसे ही वह शोर मचाने लगता है तो पत्नी को अजीब लगता है। पत्नी कहती है कि जो दुकान का मालिक होता है उससे कहती है कि मैं इन्हें शांत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पति होता है वह शांत नहीं हो रहा होता है। दुकान के ऊपर एक और दुकान होती है, उस दुकान में वह ऊपर पहुंच जाते हैं और पति को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति का जो गुस्सा होता है वह लगातार बढ़ रहा होता है। इसी बीच में एक लोहे की रॉड होती है जिसे बहुत ताकत के साथ बहुत जोर से उस व्यक्ति को मारा जाता है। और जैसे ही उस व्यक्ति को लगती है, उसके बाद वह जो व्यक्ति होता है बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। वह व्यक्ति बेहोश होकर के गिर जाता है। अब यह महिला डर जाती है और दुकान का जो मालिक होता है वह भी डर जाता है, घबरा जाता है। साथ ही जो उसकी पत्नी होती है वह भी घबरा जाती है कि अगर इसे होश आएगा तो बात पुलिस तक पहुंचेगी और मामला फिर जेल अदालत तक पहुंच सकता है। इसलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना होगा, शांत करना होगा। और इसी बीच में एक रस्सी से उसका गला घोटा जाता है, गला घोट करके उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, ये सोच करके शायद कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और इस बीच में वह करते क्या है कि इस लाश को ले जाकर के एक बोरे में भर करके एक बाइक के ऊपर रखते हैं, एक कट्टे में रखने के बाद, और शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं ताकि उस लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन लाश को जो ठिकाने लगाने की जब कोशिश कर रहे थे तो लाश को ठिकाने लगा जरूर पाते हैं, पूरी मात्रा में लाश को ठिकाने नहीं लगा पाते हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का उद्भेदन किया, खुलासा किया, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक ऐसी महिला जिसको बुढ़ापे में किसी व्यक्ति से इश्क हो जाता है और वो अपने ही उस इश्क को बनाए रखने के लिए अपने पति को बहुत बुरी तरीके से मौत दे देती है। इस घटनाक्रम का खुलासा भी उस दिन होता है जिस दिन क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरीके से जो कि साहिल शुक्ला ने मिलकर के अपने प्रेमिका जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है उसके साथ मिलकर के सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या कर दी है। जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो फिर लोग जो होते हैं जयपुर के इस हत्याकांड और फिर मेरठ की इस हत्याकांड को आपस में जोड़ करके लिंक करके देख रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि लोग अब ये क्या जमाना चल रहा है कि महिलाएं क्या कर रही है कि अपने पति को किस तरीके से बेरहमी से मौत के घाट उतार रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का, जो कि हाईवे होता है, वहां पर एक रिंग रोड होता है। रिंग रोड के पास ही एक नवेटा की पुलिया होती है। दरअसल एक वाहन आकर के यहाँ पर रुकता है, जिस वाहन में एक राहगीर व्यक्ति बैठा हुआ होता है। वो काफी देर से यह कोशिश कर रहा होता है कि कब वाहन रुकेगी और फिर कब वह उस गाड़ी से उतरेगा, कब जाकर के वह टॉयलेट करेगा, क्योंकि वह टॉयलेट को लेकर के बहुत ही ज्यादा देर से परेशान होता है। यह तारीख होती है 16 मार्च 2025 की, दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। जब गाड़ी रोकी जाती है, आखिरकार राहगीर उतरता है और उतरने के बाद वह टॉयलेट करने लगता है। अभी टॉयलेट ही कर रहा होता है, अभी उसकी नजर ही पड़ती है कहीं सामने, कुछ ऐसा लग रहा होता है कुछ जला हुआ चीज है, लेकिन आदमी का एक सर जैसा दिख रहा होता है। टॉयलेट करने के बाद उसके पास जाता है और पास जाने के बाद जैसे ही उसे देखता है उसकी चीखें निकल जाती है। अब वाहन में जो उसके बाकी साथी लोग होते हैं वह कह रहे होते हैं कि बड़ा ही अजीब आदमी है, गाड़ी के अंदर बैठा था तब भी चीख रहा होता है, अब गाड़ी से बाहर निकला है टॉयलेट करने के लिए तब अभी भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार इसे हो क्या गया है, कहीं दिमागी रूप से ये पागल तो नहीं हो चुका है। अब जब लोगों ने जब जा करके देखा तो लोग भी चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक लाश को देखा होता है, जिस लाश की बहुत भारी मात्रा में वह जल चुकी होती है, लेकिन जो उसका सर होता है वो काफी हद तक ठीक होता है। अब इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो सबसे नजदीकी जो पुलिस स्टेशन लगता है उसका नाम होता है मोहाला। दरअसल मोहाना पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है और यहाँ के जो एसएचओ होते हैं उदय सिंह यादव, वे अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी व्यक्ति की पहले हत्या की गई है और फिर यहाँ से दूर और फिर हत्या करने के बाद लाश को यहाँ लाया गया है और जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन पूरी जो मात्रा से वह जो लाश होती है वह जल नहीं पाती। आखिरकार कौन ये काम करेगा, ये मरने वाला व्यक्ति कौन है? अब पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल जो होते चल रहे होते हैं और इसी बीच में डॉग स्क्वाड टीम बुलाई जाती है और स्पेशल टीम बुलवाई जाती है और साथ ही यह जांच पड़ताल करने के लिए आसपास के जितने भी लोग होते हैं
यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई बताने की स्थिति में नहीं होता है। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं होता है। अब पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे? जो लाश होती है, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए आखिरकार भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी रस्सी से गला दबा करके इसकी निर्मम हत्या की गई है। अब आखिरकार इस लाश को रखा जाता है महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मोर्चरी के अंदर। दरअसल अब जो पुलिस होती है, इस व्यक्ति की शनाख्त करने की कोशिश कर रही होती है। अखबार हो या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हो, हर जगह यह सूचना वायरल कर दी जाती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता चल सके। तभी अगला दिन यानी कि 17 मार्च 2025 की वाकया होती है। सांगानेर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम देवीलाल होता है, दरअसल देवीलाल थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद जाकर के कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। दरअसल पुलिस वाले कहते हैं कि एसएचओ साहब बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, आपको पता नहीं है, बताइए हमें क्या बात है। वे बार बार एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है। जब ये देवीलाल पहुंच जाता है तो वे कहता है कि साहब वो आया है। दरअसल एक सांगानेर से एक व्यक्ति आया है और सांगानेर में रहने वाले जो उसके चाचा होते हैं, उनकी लगभग 40 साल के आसपास उम्र रही होगी। नाम उनका धन्ना लाल होता है। दरअसल 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वो अचानक घर से निकल जाते हैं। दरअसल घर से निकलने के बाद वह लापता हो जाते हैं। अब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वे लोग तलाशने की उसको कोशिश नहीं करते अपने चाचा को, लेकिन चाचा कहीं मिल ही नहीं रहे होते। उनके फोन पर फोन करते तो फोन स्विच ऑफ आता है। दरअसल साहब आप हमारी मदद कर दीजिए। अब एसएचओ साहब भी सोच रहे होते कि क्या करें, पहले ही एक लाश मिली हुई है, ऊपर से ये व्यक्ति आया है। तभी एक दौड़ता भागता सिपाही आता हुए कहता है कि साहब ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आपको दिक्कत ना हो तो जो फोटो हमने वहां पर मौकाए वारदात पर कलेक्ट की है वो फोटो दिखा करके देख लो, हो सकता है कि इसके चाचा हो। और जैसे ही एसएचओ के दिमाग में यह बात आती है तो उदय सिंह यादव कहते हैं कि देखो हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है, आप देख करके बताओ कि क्या ये तुम्हारे चाचा कहीं ऐसे तो नहीं दिखते हैं। बस उस फोटो को देखने के बाद जो लड़का होता है देवीलाल, वो दहाड़े मार करके चीखे मार मार करके रोने लग जाता है। पुलिस आखिरकार समझ जाती है कि जिसकी लाश अभी एक दिन पहले ही मिली है, यानी कि 16 मार्च को 1:30 बजे के आसपास मिली है, ये लाश इसी के चाचा की है जिनका नाम धन्ना लाल है। जिनके बारे में पता किया जाता है वो मोहाना मंडी में सब्जी बेचने का काम करते हैं और फिर 15 मार्च 2025 के शाम लगभग 4 बजे के आसपास से वह लापता है। उनसे पूछा जाता है इनके बारे में कोई जानकारी कोई बात थी, तो आखिरकार जुटाने की कोशिश की जा रही होती तो पता चलता है कि इनकी एक पत्नी है जिसका नाम गोपाली देवी होता है। दरअसल इनको 4 बच्चे होते हैं, 4 में से 3 बेटियां होती है, 3 बेटियां में से एक बेटी की शादी हो चुकी है और फिर एक बेटा होता है। अब घर पर सिर्फ 2 बेटियां और फिर एक बेटा रहता है। दरअसल पत्नी गोपाली देवी साथ में रहती है। जब ये वाली बात की सूचना दी जाती है घर पर परिवार में खानदान के लोगों को, जब लोग आते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं मोर्चरी में। दरअसल महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी में जो शव होता है उस शव को देखने के बाद सबका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और सबसे ज्यादा अगर कोई रो रहा होता तो वो तो गोपाली देवी रो रही होती और उनके बच्चे रो रहे होते हैं कि आखिरकार हम इन्हें काफी टाइम से ढूंढ रहे थे लेकिन ये मिल नहीं पा रहे थे, मिले भी तो इस रूप में मिले, अब हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे जिएंगे। कुछ इसी तरीके की बातें होती हैं। पुलिस वाले उन्हें सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस घटनाक्रम का उद्भेदन कर देंगे, खुलासा कर देंगे। पुलिस इस घटनाक्रम की खुलासा में कई टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद यह कोशिश करती है कि कम से कम समय में इस घटनाक्रम का उद्भेदन होना चाहिए। दरअसल पुलिस ने उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन्हें खंगालना शुरू कर दिया होता है, क्योंकि आसपास के लोगों से बातचीत तो पहले ही कर चुके थे, वहां से कोई क्लू नहीं मिल रहा होता है। एक बाइक होती है, एक बाइक जो कि लगातार चक्रे काट रही होती है। एक बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ जिसने अपने हेलमेट लगाए हुए हैं। बीच में कोई भारी सी चीजें रखी हुई है। एक सफेद रंग के कट्टे में एक प्लास्टिक का जो कट्टा होता है उसके पीछे एक महिला बैठी हुई है। महिला ने एक बड़ा सा घूंघट किया हुआ है। ये कौन है, आखिरकार इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। दरअसल किसी ने कहा कि ये बार बार चक्कर काट रहे थे, इनका चक्कर काटने का मामला समझ में नहीं आ रहा था, या तो ये रास्ता भटके हुए होंगे या फिर कोई और वजह होगी, क्योंकि इनके चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे होते। जो बाइक होता है, बाइक पर नंबर आता है, आपसे पता चलता है कि आखिरकार ये जो बाइक है वो किसके नाम है। आखिरकार पता चलता है कि ये जो बाइक है सांगानेर में एक कंसीरो वाली गली है और कंसीरो वाली गली में एक श्री श्याम फैशन के नाम से एक दुकान है और फिर दुकान का एक मालिक होता है जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। उम्र जिसकी लगभग 30 साल के आसपास होती है।
पुलिस सबसे पहले इसी के पास पहुंचती है क्योंकि यही एक क्राइम सस्पेक्ट होता है पुलिस के पास में। आखिरकार पुलिस के पास ऐसी कोई लीड मिल नहीं रही होती और ये घटनाक्रम भी कुछ ऐसा होता है जैसे कि पुलिस के लिए भूसे के ढेर में से सुई को तलाश करना होता है। ये अंधा कत्ल होता है, किसने किया, क्यों किया, पुलिस इन सवालों को जवाब तलाश करना आखिरकार चाह रही होती है, लेकिन उसके लिए लगातार कोशिश कर रही होती है। पुलिस की जो टीमें होती है, कई टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही होती है। आखिरकार ये बाइक पर जो सवार व्यक्ति होता है वह मिल जाता है। इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे जो बाइक के पीछे एक महिला बैठी हुई थी वह कौन थी, उसका नाम बताओ। तो शुरू में वो इधर उधर की बातें बताने लगता है, लेकिन जब पुलिस से सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि इस महिला का नाम होता है गोपाली देवी। दरअसल पुलिस गोपाली देवी के नाम सुनकर के थोड़ा सन सा रह जाते हैं। सन इसलिए रह जाते हैं क्योंकि यह नाम पहले भी सुन चुके होते हैं। दरअसल ये जो नाम होता है धन्ना लाल की पत्नी गोपाली देवी का। अब गोपाली देवी का नाम जो होता है वे पूछते हैं कि वे कहाँ है, उनसे मुलाकात करनी है। जो पुलिस जो होती है, जब इस पर जो दुकान का मालिक होता है दीनदयाल कुशवाहा, इस पर जब दबाव बनाया जाता है तो आखिरकार वो उस महिला को बुलवा देता है। और फिर महिला जब सामने खड़ी होती है तो पुलिस वाले देख करके और भी ज्यादा हैरान इसलिए थे क्योंकि वह रो रही होती है 2 दिन पहले, और खूब ज्यादा रो रही होती है अपने पति के अचानक से गायब होने के और फिर उसके लाश मिलने के। लगातार वह रोई चली जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर वह बाइक के पीछे बैठे हुए। आखिरकार ये वाली बात तो उसने जिक्र नहीं किया कि जिस वक्त उसका पति गायब होता है उसी वक्त यह एक बाइक पर चक्कर काट रही होती है। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि ये कहती है कि साहब मैं इनके यहाँ तो दुकान पर काम करती हूँ। क्या काम कर? जब इस तरीके के सवाल जवाब पुलिस ने करना शुरू किया है तब पुलिस ने टेढ़े मेढ़े सवाल किए तो टेढ़े मेढ़े सवालों का सीधे सीधे आंसर आ नहीं रहा होता है। अब पुलिस को यहाँ से कुछ शक होने लगता है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया उस महिला से, तो महिला कहने लगती है कि साहब ये कहानी शुरू होती है अब से लगभग 5 साल पहले, और 5 साल पहले ही इसकी एक मुलाकात होती है जिस व्यक्ति से जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। दरअसल दीनदयाल कुशवाहा से मुलाकात होती है और प्यार हो जाता है। ये दोनों इतने नजदीक आते हैं, ऐसे रहने लगते हैं कि कभी कभार जैसे पति पत्नी की तरह। दरअसल इनको जैसे ही मौका मिलता है वे कहता है कि तुम मेरी दुकान पर ही क्यों नहीं काम करने लगती। दरअसल श्री श्याम फैशन प्रकाशन के नाम से नीचे दुकान होती है और ऊपर मकान जैसी स्थिति होती है। वहां पर इन्हें रोकने वाला ना ही कोई होता है, ना ही कोई टोकने वाला होता है। जब चाहो वह उसके साथ अपना वक्त बिता सकता था, संबंध बना सकता था। कोई भी रोक नहीं होती, कोई भी टोक नहीं होती। लेकिन जो पति होता है धन्ना लाल, उसको शक होने लगता है कि इसकी पत्नी इतना ज्यादा खुश रहती है, वो रोज के रोज तैयार होकर के कहीं जाती है। जब उसे पूछा जाता है तो वह बताती है कि वह एक फैक्ट्री में काम कर रही है। और धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है, घर में झगड़े भी होने लग जाते हैं। वह बार बार अपनी पत्नी से पूछा करता था क्योंकि वह अपना काम नहीं छोड़ना चाहता था, सब्जी बेचा करता था। दरअसल सब्जी बेचने के एक निश्चित टाइम होता है, दुकान खुलेगी, ग्राहक आएंगे, तो वो अपना काम नहीं खराब करना चाहता था। एक बार पत्नी का पीछा करते करते लगातार वह लगभग 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास वाकया होता हुआ उसी दुकान पर पहुंच जाता है जिस दुकान पर यानी कि श्री श्याम फैशन पर वह काम किया करते थे। अंदर जैसे ही प्रवेश होता है पत्नी घबरा जाती है, डर जाती है, और फिर वह यहाँ पर आकर के गुस्से में धनमना जाता है और इतना गुस्सा करता है कि तुम तो कहती थी कि तुम फैक्ट्री में काम करते हो और यहाँ पर कपड़े की दुकान में कहाँ सुनी, कुछ ज्यादा ही होने लग जाती है। और फिर उसे वह प्यार से पुचकार करके दुलार से किसी भी तरकीब से ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं और फिर जो दुकान के ऊपर होता है वहां पर ले जाने के बाद समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वह शांत नहीं हो रहा होता एक लोहे की रोड पूरी ताकत के साथ धन्ना लाल के सर में मारी जाती है और जैसे ही उसको रोड लगती है वो फर्श पर गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरते हुए तड़पने लग जाता है। और इसी बीच में मौका पाते हुए दोनों फैसला लेते हैं इसका तो काम तमाम कर ही देते हैं, क्योंकि यह अगर ये जिंदा रहेगा तो हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे, संबंध नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वह भूल रहे होते हैं यह जो कर रहे हैं वो लोग बहुत ही जल्दी पकड़े जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती, ना ही उस महिला को इस बात की फिक्र होती है कि उनके 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी कौन देख रेख करेगा। उसको ना तो इस बात की फिक्र होती है, वो भविष्य में जेल भी जा सकती है। हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। आखिरकार अब यह फैसला लेते हैं कि क्यों ना इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को दरअसल प्लास्टिक के कट्टे में रखा जाता है और कट्टे में रखने के बाद एक तरीके से पैक कर देते हैं और फिर बाइक के बीच में रखते हैं। आगे प्रेमी होता है और पीछे खुद बैठती है और बीच में उसका पति होता है और ये बाइक लेकर के निकल जाते हैं, क्योंकि लगभग अभी उजाला होता है, अभी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था। आखिरकार बाइक इधर से उधर घूमते रहती है। दरअसल करीब करीब 5 किलोमीटर का सफर 1 घंटों में तय करते हैं और हर घंटों में सफर तय करने के बाद ये पहुंच जाते हैं जयपुर हाईवे के किनारे एक नवेटा की पुलिया होती है। नवेटा की पुलिया के पास ले जाने के बाद जो एक खाई सी होती है वहां पर ले जाकर के शव रखते हैं और
शव को ऊपर ज्वलनशील जो पदार्थ होता है जैसे कि पेट्रोल वगैरह जो होता है उसको डाला जाता है, भारी मात्रा में डाला जाता है। लेकिन जब उसकी लपटें जो होती है बहुत तेज जब उठने लगती है ऊपर, तो इन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं पकड़े जाए। अब ये वहां से भाग जाते हैं। पूरी तरीके से शव नहीं जल पाया होता है, चेहरा उसका दिख रहा होता है साफ सुथरा सा। और जो यह एक राहगीर की जब नजर पड़ती है तो आखिरकार कातिलों तक पुलिस जो होती है कड़ी मशक्कत के बाद पहुंच जाती है और घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो पता चलता है कि 4 बच्चों की मां को, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, 10 साल छोटे एक व्यक्ति से आखिरकार आंसकी करने लगती है, उसके साथ अवैध संबंधों में लिप्त होती है। पति इस बात का विरोध करता है और इसी बात को लेकर के झगड़ा अक्सर हुआ करता था। और इस घटनाक्रम का खुलासा उस दिन होता है जिस दिन क्या मेरठ उत्तर प्रदेश में, जहां पर सौरभ राजपूत होता है, वहां पर उसकी हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरीके से सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी जो कि मुस्कान रस्तोगी होती है, उसने अपने प्रेमी के साथ मिल करके, साहिल शुक्ला के साथ मिल करके हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए करते हैं और टुकड़े करने के बाद ड्रम लाया जाता है और उसके अंदर लाश को रखा जाता है और लाश को रखने के बाद उसको पैक कर देते हैं और फिर 13 दिन के लिए शिमला, मनाली या फिर अलग अलग जगहों में घूमते हैं, त्योहार भी मनाते हैं, होली का पर्व भी मनाते हैं, बर्थडे भी मनाते हैं। और 17 तारीख को जब ये वापस लौट करके आते हैं, जब ये लड़की अपनी मां के पास पहुंचती है, तो आखिरकार 18 मार्च को ये थाने में पहुंचते हैं ब्रह्मपुरी में और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। एक तरफ तो यह मेरठ कांड के खुलासा हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ जयपुर के मोहाना में इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता आखिरकार आज के इस जमाने में, समाज में महिलाएं किस ओर जा रही है, कि आखिरकार अपने पति के किस तरीके से निर्मम हत्या करती है, वो भी बहुत भयानक रूप में, और फिर उसे वह मौत के घाट उतरवा देती है अपने आशिक से। और फिर यह सोच करके शायद कभी खुलासा नहीं होगा, लेकिन पुलिस जब अपने पर आती है तो अपराधी कितनी भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पुलिस 7 तह तक चली जाती है अपराधी को पकड़ने के लिए। आखिरकार अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के चंगुल में एक ना एक दिन वह आ ही जाता है। यहाँ भी आखिरकार ऐसा ही होता है, गोपाली देवी पकड़ी जाती है और फिर उसका प्रेमी भी पकड़ा जाता है, दीनदयाल कुशवाहा। फिलहाल वह जेल में है और फिर इनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगा करके कम से कम समय में इन्हें सजा दिलवाने की कोशिश करेगी। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर था? जो 2 बेटियां और 1 बेटा घर पर है, उनकी परवरिश अब कैसे होगी? कई तरीके के सवाल जो होते हैं उन पर खड़े हो रहे होते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।